हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में और चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, वहाँ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आईआर का, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस क्या संस्था है, इसके रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसके आर्टिकल्स क्या हैं। सो एक बेसिक एंड छोटी वीडियो है, बेसिक कह सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है यूनाइटेड नेशन के बारे में। सो प्लीज़ देखें इसे आगे तक। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जिसे सुधार की ज़रूरत है। टोटल 77 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन में कोई सुधार की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अभी भी वीटो पावर को लेकर या फिर जो परमानेंट 5 है, P5 कंट्रीज़, उनको बढ़ाने को लेकर, इंडिया को पार्टनरशिप देने, इंडिया की सहमति को लेकर क्वेश्चन मार्क है। तो आज हम बात करेंगे उसी रिगार्डिंग। यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी थे उनका नाम है दैग हैमर्सजोल्ड। आप चेक कर लेना इनका प्रोनाउंसिएशन, इतना बड़ा एंड टिपिकल नाम है इनका। तो इनका क्या कहना था? इनका कहना था यूनाइटेड नेशन क्यों है। यूनाइटेड नेशन हमने एक कलेक्टिव सिक्योरिटी, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से तो बनाया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन को बनाने का मेन पॉइंट था कि हम लोग चाहते थे कि इस पृथ्वी पर हम लोग स्वर्ग ना भी बना पाए तो भी इस पृथ्वी पर एटलीस्ट नर्क तो ना हो। आज के टाइम पे जो सीरिया में हो रहा है, अफ़गानिस्तान में हो रहा है, जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ है, इथोपिया, चाड, मतलब ये जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ, बॉस्विया, मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जेनोसाइड्स हो रहे हैं, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, ये क्या है? मानवता के खिलाफ ही तो है। अगर हम इनको रोकेंगे नहीं तो क्या होगा? ये सदी इंसानों के जीने के लिए है ही नहीं। फिर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, आज हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। हमने यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया? यूनाइटेड नेशन को बनाने का एक मेन मकसद यही था कि एटलीस्ट हम लोग इस पृथ्वी पर नर्क ना बनाएं, चाहे हम स्वर्ग ना बना पाए लेकिन नर्क तो ना ही बनाए। ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट था बाय दैम हैमर्सजोल्ड। ओके, ये इनका थॉट था। देन इसके बाद हम देखेंगे, आपको जनरल बातें तो बताइए, यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी, पीस, ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश करना मेन पॉइंट है। कंस्ट्रक्टिव जो है हमारा वो होना चाहिए, पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स हमारे हैं। फिर जो गैरेथ इवेंस हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि ये जो यूनाइटेड नेशन है, ये एजेंसी एक फ्रस्ट्रेशन में बदल चुकी है। मतलब हम हमेशा उम्मीद लगा कर बैठते हैं कि एक दिन रिफॉर्म होंगे, ये P5 से आगे बढ़ेगा, कुछ चेंजेस आएंगे। हमेशा उम्मीद से ही हर देश बोलता है, डिमांड उठाता है, ग्रुपिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो एक होता है ना, जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, आपको उस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद होती है, आपको लगता है ये मेरा काम करेगा, ये सुनेगा ज़रूर, लेकिन वही बंदा जब आपको वर्थ ना दे, सुने ना, आपकी बात को नज़रअंदाज कर दे, तो क्या लगेगा? एक दिल सा टूट जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा कि यार इससे तो बात करने बेकार है, अब तो उससे मिलने का भी मन नहीं करता। तो कुछ वही वाला पॉइंट है जो ये गैरेथ इवेंस थे, इन्होंने यही बात कही कि यूनाइटेड नेशन एक फ्रस्ट्रेटिंग एजेंसी बन चुकी है जहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ गिल्ट देखने को मिलता है। फिर हैरी ट्रूमैन की बात करेंगे। हैरी ट्रूमैन का मानना था कि जो यूनाइटेड नेशन है, ये हम पर है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। हम पर है कि यूनाइटेड नेशन जो है एक सक्सेसफुल ऑर्गन बनेगा या नहीं। तो ये हैरी ट्रूमैन थे, अमेरिकन राष्ट्रपति। बान की मून की बात करते हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन के। उनका कहना था कि हमें यूएन की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि लेस यूएन वर्ल्ड की, है ना। यूनाइटेड नेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि लेस यूएन वर्ल्ड की। तो बान की मून का थॉट देख सकते हैं हम लोग। शशि थरूर का कहना था जब हम मेहनत करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, तो डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन एक सक्सेसफुल ऑर्गन बनेगा।
ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के लिए जैसे होता है ना कंस्ट्रक्टिव, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो शुरुआत कैसे कर सकते हो, और एक ओवरऑल बैकग्राउंड क्रिएट करना यूनाइटेड नेशन के फेलियर के ऊपर कि ये रिफॉर्म करेगा नहीं करेगा, थिंकर्स के स्कॉलर्स के क्या व्यूज़ है रिगार्डिंग इट्स प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, कि ये चेंज होगा नहीं होगा, कैसा ऑर्गन है। सो वो मैंने पॉइंट आउट करे हैं कुछ थिंकर्स के नाम के थ्रू। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं मेन। जैसे फर्स्ट है उंगा 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 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो जनरल असेंबली है उसका काम होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो मेन ऑर्गन है, हार्ट है, न्यूक्लियस है इस ऑर्गन का, उसको सलाह मशवरा करना। और नए मेंबर्स को ऐड होना है, जैसे अभी करंटली 193 मेंबर्स है, अगर आप और ऐड करना चाहते हो तो आप उंगा में जाकर सपोर्ट ले सकते हो, मेंबरशिप सपोर्ट। बजट पास करना, नॉन परमानेंट मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 2-2 साल के लिए आते हैं उनको अपॉइंट करना। इकोसॉक के मेंबर्स बढ़ाना घटाना, जो 15 जजेस हैं ICJ के उनका सिलेक्शन करना, नॉमिनेशन करना। तो ये मेन काम उंगा के है। देन UNSC जो आपको पता ही है 15 है टोटल, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट जो 2-2 साल के लिए आते हैं। इंडिया की अभी ख़त्म हो चुकी है, आई थिंक 2021 जनवरी में वो उसने एक्सेप्ट की थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट सीट पे था। इसके बाद है UN सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का मतलब ये होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे, काम देखेंगे, वो यूनाइटेड नेशन में 5000 कुछ होते हैं। तो UN सेक्रेटेरिएट है, उसका चेयरपर्सन जो होता है वो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल होता है, जो करंटली आपको पता ही है कौन है। आप कमेंट में बता सकते हो हमें, ठीक है। तो उंगा हो गया, UNSC हो गया, UN सेक्रेटेरिएट हो गया। देन ICJ का हमने डिस्कशन करा कि 15 मेंबर्स होते हैं, 9 साल का पीरियड होता है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देन इकोसोक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होती है। ये इसमें 54 मेंबर्स होते हैं जो 3-3 साल के लिए आता है। इकोसोक नाम से पता लग रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। देन इसके अलावा एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है जो बेकार पड़ी हुई है 2004 के बाद से। ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम ये होता था, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज होती हैं उन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को ट्रस्टीशिप काउंसिल अपने पास रख लेता था, मतलब ट्रस्टी बना लेता था। ध्यान रखना, अपनी जिम्मेदारी ले लेता था उस जगह की। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये डीकोलोनाइजेशन के टाइम ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन अब इसका कोई वर्थ नहीं रह गया है। तो अब यही मुद्दा है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए या इसको कुछ और काम देना चाहिए। डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को संभालने का काम करता था ये। इसके बाद हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स की। हर चीज़ में रिफॉर्म की बात की गई है, चाहे UN के पीस कीपिंग मिशंस हो, उनकी सोल्जर्स से रिलेटेड, UN के फोर्स हो, UN में फाइनेंसेस की कमी है उसको सुधारना है, इंस्टीट्यूशन को सुधारना है, आपको UN के चार्टर को भी सुधारने की सलाह दी गई है। तो यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी है। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी काउंसिल एकमात्र कमी है, सिक्योरिटी काउंसिल को तो सुधारना ही है, इसके अलावा भी हमारे पास और पॉइंट्स हैं जिन पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के चार्टर में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसका मेन पॉइंट क्या है। जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसमें आप नोटिस करना आर्टिकल 2 क्लोज 1, क्लोज 7, आर्टिकल 2 क्लोज 7 ये बात करते हैं कि UN जो है वो किसी भी देश के डोमेस्टिक मैटर्स में टांग नहीं अड़ा सकता, जाकर डोमेस्टिक मैटर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। सो इस चीज़ पे काफ़ी व्यूज़ हैं, काफ़ी स्कॉलर्स का मानना है कि वक्त के साथ क्या हो गया है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिसमें जेनोसाइड्स हो सकते हैं, वॉर क्राइम्स हो सकता है, जैसे अफ्रीका की कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है, हमें सीरिया में देखने को मिला, हमें अफ़गानिस्तान में देखने को मिला, बोस्निया, रवांडा, ऐसे कई देश है जो इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, अपने देश के अंदर ही सिविल वॉर से गुजर रहे हैं। तो जब UN कहता है मैं किसी ये डोमेस्टिक मैटर्स में टांग नहीं अड़ाऊँगा,
तो वहाँ पर वो इन बातों को नज़रअंदाज कर रहा है कि काफ़ी देश जो है परेशान है और वो चाहते हैं कि उनके इंटरनल मैटर में कोई आए, एक ऑर्गेनाइजेशन आए और साथ निभाए, कवर अप करे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यही है। तो काफ़ी चार्टर को लेकर स्पेशली दिस आर्टिकल 2 क्लॉज 7 ये डिमांड है कि इसको चेंज किया जाए, अमेंड किया जाए। इसके अलावा हमारे पास इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांग की गई है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाइक सबसे पहले अगर एक इंस्टीट्यूशन देखें तो वो है उंगा, जो फर्स्ट ऑर्गन था। फर्स्ट ऑर्गन में ये सजेशन आया कि हमें एचिसन प्लान फॉलो करना चाहिए। एचिसन प्लान क्या होता है? एचिसन प्लान का मतलब है ये जो P5 कंट्रीज़ है, 5 देश है जो वीटो का यूज़ करके, इनमें से एक भी वीटो यूज़ करेगा तो वो काम होगा ही नहीं। तो एचिसन प्लान एक दूसरा तरीका है। अगर मान लो कि 5 देश में से 3 देश सहमत है, 3 या 4 देश सहमत है, लेकिन एक देश टांग अड़ा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वहाँ पर उस बात को ले आओ, पेश कर दो, बिल जो भी बात है, जो भी मुद्दा है उसे उंगा में लेकर आओ। वहाँ पर 2/3 बहुमत से अगर वो पास हो जाता है तो वीटो वालों की सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। एचिसन प्लान उंगा को इम्पोर्टेंस दे रहा है कि आप डायरेक्ट यूज़ करो, आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर बात करो, हम वोट पास कराएंगे। अगर 2/3 देशों ने सपोर्ट करा है तो ये एक जो वीटो यूज़ कर रहा है उसकी नहीं चलेगी। तो ये एचिसन प्लान है जो कि बहुत पॉजिटिव प्लान है, लेकिन अभी तक इस पर कोई डिस्कशंस नहीं हुए हैं। स्पेशली रशिया जो है उसका मानना है, रशिया जो है वो अडॉप्ट नहीं करने दे रहा। रशिया, आप समझ सकते हो, रशिया इकलौता अगर किसी मामले में वीटो यूज़ करना चाह रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसे में एचिसन प्लान आ जाएगा तो रशिया को बॉयकॉट किया जा सकता है किसी भी मैटर पे और उंगा के थ्रू बात मनवाई जा सकती है। तो रशिया इस प्लान को सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा हमने बात की थी एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है जो बिल्कुल बेसलेस हो चुकी है। तो कहा गया इसको ग्लोबल कॉमन्स की जिम्मेदारी दे दो, क्योंकि अब तो कोई भी ऐसा ट्रस्टी बनाने के लिए कोई भी एक एरिया, डिस्प्यूटेड एरिया तो बचा नहीं है, तो इसके ये काम ख़त्म हो चुके हैं। तो सिंपल है, इसको ग्लोबल कॉमन्स की जिम्मेदारी दो ना। लाइक फॉर स्पेस किसी का तो है नहीं, फ्री है। ऐसे ही अंटार्कटिक वाला रीजन है जो आप देख सकते हो, बर्फीला क्षेत्र, देन हाई सीज है, पानी के अंदर का क्षेत्र है, ये किसी का नहीं है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को इनको संभालने की, देखने की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, एडमिनिस्टर करने की। इसके बाद हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटेरिएट की। ये माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी के साइज़ को सुधारा जाए, कम है ज़्यादा किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, यूज़ किया जाता है फंड्स का। वही चीज़ लगा लो, भारत में IAS ऑफिसर्स हैं, DM है, फाइल इधर उधर घुमाना, करप्शन करना, वही इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग समझ सकते हो। और ख़ास तौर से जो सेक्रेटेरिएट है, इसमें डोमिनेंस जो होता है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का है। वेस्ट के ऑफिसर्स, वेस्ट के पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा मौके मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एशिया, अफ्रीका, यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की कमी है, लेकिन इनके लोगों को इतना वर्थ नहीं दिया जाता कंपैरिजन टू वेस्ट की कंट्रीज़। तो वेस्ट रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है अगर कहे तो सेक्रेटेरिएट ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स का, तो उसे चेंज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे UNSC तो एक डिटेल्ड होता है। फिर UN पीस कीपिंग रिफॉर्म्स, वो मैं बता सकती हूँ कि पीस कीपिंग के लिए क्या करना चाहिए। UN की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है वो UN की नहीं है, मतलब यूनाइटेड नेशन के पास अपना परमानेंट ऐसा कुछ है नहीं, तो उसको और देशों से मांगना पड़ता है। तो अगर और देशों से फोर्सेस आ रही है तो ये देखा गया, डेवलप्ड देश कहते हैं हम पैसा दे देंगे, हम अपनी आर्मी नहीं देंगे। जो गरीब देश है वो अपनी आर्मी दे देते हैं। तो इस तरीके से एक तरफ से मरते किसके लोग हैं, तो ओनली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लोग मरते हैं, उनके आर्मी के लोग मरते हैं। तो UN के पास अपनी फोर्सेस नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। UN के पास अपनी फोर्सेस होनी चाहिए और उनका के पास डिसीजन होना चाहिए इनसे रिगार्डिंग, जबकि सारे डिसीजन जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हाथों में रखे गए, राइट। तो जो UN की फोर्सेस है वो होनी चाहिए और उनका को ज़्यादा पावर होना चाहिए कंपैरिजन टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और पहले जो थे सिर्फ आर्मी के लोग जाया करते थे या मेडिकल स्टाफ के लोग जाया करते थे जब भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते थे, लेकिन आजकल रोड बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है, ये जो आर्मी सोल्जर्स जाती है।
तो आप देख सकते हो कि इतना ओवरबर्डन हो गया है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या काम करना है, बहुत सारे काम कराए जाते हैं। तो पीस कीपिंग फोर्सेस के कुछ नुकसान जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। इंडिया का अब तक का कंट्रीब्यूशन 2,60,000 के ऊपर ही है। अब तक हम इतने फोर्सेस अपने भेज चुके हैं और सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या भी पीस कीपिंग मिशन में इंडियंस की ही है, क्योंकि हमने ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 5,700 जो है वो हमारे वर्क कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर, एंड वी आर द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी कंट्री। अगर भारत की बात करें तो अब तक आज तक हमने 49 प्लस मिशंस में पार्टिसिपेट करा है। सबसे पहला मिशन अगर हमने पार्टिसिपेट करा तो वो कोरिया था 1950 में, और 2021 में आप चेक कर सकते हो। 2021 के अंदर इंडिया ने एक प्रपोजल दिया था कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। 10 पॉइंट्स दिए थे, उनको आप गूगल कर लेना, कहीं से भी पढ़ सकते हो। ज़्यादा खास नहीं है, वही बातें हैं घूम फिर कर कि यूएन पीस कीपिंग मिशंस जो होते हैं क्लियर होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या काम करना है, क्योंकि आजकल ओवरबर्डन हो गया है हमारे सैनिकों के ऊपर। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए होस्ट कंट्री के साथ। मतलब अगर इंडिया की फोर्सेस जा रही है तो इंडिया से बातचीत तो करो, वो P5 से क्या बातें कर रहे हो, है ना, तो उनसे बातचीत करो। और जो यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस पे अटैक करते हैं उनके लिए अच्छे से, मतलब उनके लिए क्राइम बेस्ड कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालो। जो लोग मारते हैं उनके लिए, उनके खिलाफ जो लोग अब तक मर चुके हैं पीस कीपिंग मिशन में, उनका मेमोरियल बनाने की बात की है। और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बाय देम, जो पीस कीपिंग फोर्स है, इसकी डिमांड की गई है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, इंडिया ने जो पीस कीपिंग फोर्सेस है उनके लिए क्या क्या डिमांड्स रखी है। ठीक है, अब हम अगले रिफॉर्म की बात करते हैं। अगला रिफॉर्म है यूनाइटेड नेशन के फाइनेंसेस के लेकर। जो यूएन है वो फाइनेंसेस के मामले में पैसों की कमी है, उसके पास अपना कोई पैसा नहीं है, तो इसको देशों पे निर्भर रहना पड़ता है, डेवलप्ड देशों पर जो उसे फंडिंग दे दे। तो मेन प्रॉब्लम पैसों का है, उसे इतने सारे ऑर्गन्स है, डॉक्यूमेंट्स, कोई ना कोई फाइल, कुछ ना कुछ वर्क चलता रहता है, तो कैसे वो सैलरीज पे करेगा। तो ये एक मेन मुद्दा है। कंट्रीब्यूशन है लेकिन इतना नहीं है। तो एक बात कही गई है कि आप टोबिन टैक्स लगा लो। टोबिन टैक्स आप और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ सकते हो। बाकी ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे लगने वाला टैक्स है। जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लगेगी उनका सपोर्ट यूनाइटेड नेशन को जाएगा, तो यूनाइटेड नेशन को वहाँ से पैसे मिल सकते हैं टोबिन टैक्स से। अब हम मेन चीज़ की बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में रिफॉर्म की। ये माना गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी अपनाए, लेकिन ये कभी कलेक्टिव सिक्योरिटी का काम ही नहीं करती। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि इस देश पे अटैक हुआ है, लाइक फॉर यूक्रेन पे अटैक हुआ है कि कोई देश सामने से नहीं आया कलेक्टिवली एक्ट करने के लिए अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर, अपने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से कंट्रीज़ के साथ दोस्ती कह लो, कुछ भी कह लो। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो होना चाहिए था यूनाइटेड नेशन, वो काम नहीं करता है। सो गाइज, आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 18 मिनट्स हो चुके हैं। तो आई थिंक इसको मुझे 2 पार्ट्स में लाना चाहिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज हम सिर्फ पार्ट 1 इतने ही मिनट का रखेंगे, आप इसे फुल देखो। देन एक और वीडियो आएगी, वो कल आ जाएगी पार्ट 2 के नाम से, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स पे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का कंटेंट है। साथ ही ये जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यूज़फुल है। तो अब मैं जाते जाते बस एक ही बात कहूँगी, यूनाइटेड नेशन जो है, अगर आपको उसके चार्टर के अंदर अमेंडमेंट करना है तो एक मेन आर्टिकल होता है, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 जो है ये कहता है आप यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, मतलब किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट कर सकते हो। क्या चीज़ें चाहिए होंगी? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उंगा के सदस्यों की, जो 193 कंट्रीज़ हैं उनका 2/3 का सपोर्ट चाहिए होगा, प्लस P5 सारे पांचों का सपोर्ट चाहिए। तो ये थोड़ा टफ लग रहा है ना, तो यही आर्टिकल 108 यूनाइटेड नेशन में अमेंडमेंट का परमिशन देता है। सो आई होप अब आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।